हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारा स्टडी मटेरियल से करेंगे। पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसा कि आपको पता है कि आजकल क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, जो कि डिपार्टमेंट अपने स्पेसिफिक गोल टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। लाइक कॉस्ट के लिए, रिवेन्यू के लिए, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सिंपली इसका डेफिनेशन भी ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज व्हाट इज द कलेक्शन, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वेयर इंडिविजुअल मैनेजर जो कि अपने सर्टेन कॉस्ट, रिवेन्यू और एसेट ऑफ द फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है एंटरप्रेन्योरल, दूसरा होता है फंक्शनल, तीसरा होता है डिविजनल, चौथा होता है मैट्रिक्स। तो पहले हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरल की। बेसिकली इंटरप्राइज के अकॉर्डिंगली बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं। लाइक एफएमसीजी, केमिकल, अलग अलग इंटरप्राइज है, तो हम उसको देखेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्री जो टॉप में बैठा हुआ वो अपने आप देखता रहेगा, उसके छोटे छोटे इंटरप्राइज बनाती हैं। अब वो क्या करेगा, जब छोटा इंटरप्राइज बनाती है, अब वो ईच इंटरप्राइज जैसे एफएमसीजी हो गया, केमिकल हो गया या रिलायंस गैस हो गया, तो क्या बोलेंगे कि आपके कुछ हम डिफरेंट फंक्शन भी बनाएंगे, उसके अंदर ही क्लासीफाई करेंगे। लाइक प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, मार्केटिंग, सेल्स, रिवेन्यू। तो डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम देखते हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आ गया हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसको समझिएगा जरा। अब हमारे दो सेगमेंट है आईटीसी के। एक होता है चीप बिस्किट, होता है एक्सपेंसिव बिस्किट। अब एक्सपेंसिव बिस्किट की जो हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है या कॉस्टिंग होती है, वो डिफरेंट होती है चीप बिस्किट के हिसाब से। आप ये नहीं बोल सकते कि 5 रुपये का सनफिश को हम 250-300 रुपये वाले बिस्किट से कंपेयर एक साथ रखेंगे और एक ही साथ कॉस्ट ओवरहेड अलोकेट करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें ये नेक्स्ट हमें डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाना पड़ा। अब इसके बाद ना इसके ही अपडेट में आ गया मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि एक जो इंडिविजुअल होता है, जो स्टाफ को हमने हायर करा, तो उसके ऊपर ना एक तो मैनेजर होता ही होता है जो सेल्स के लिए देखा। जैसे कि आपको हायर करा है, आप सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आपके ऊपर एक मैनेजर होगा जो कि आप पूछेगा, भाई तूने टारगेट अचीव किया कि नहीं करा, क्या कि नहीं कर सकते बताइए। उसके बाद जो प्रोडक्ट ए का मैनेजर होगा, और प्रोडक्ट बी, एक साइड सपोज लो करोगे सनफीस्ट है ए, और दूसरा है कोई एक्सपेंसिव बिस्किट है, मोस्ट एक्सपेंसिव बिस्किट बी। तो प्रोडक्ट ए का जो होगा, प्रोजेक्ट ए का, तो वो बोलेगा भाई सेल कितनी बढ़ी, इन क्वांटिटी बता, मेरे वाले बिस्किट बढ़े नहीं बढ़े, मेरे को रिवेन्यू से मतलब नहीं है। जबकि वो ऊपर का जो वाइस प्रेसिडेंट बोलेगा, भाई रिवेन्यू ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, भाई मैं क्या जानूँगा भाई तेरा ये वाला बिस्किट बिक रहा है, ये वाला बिस्किट बिक रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट ए या प्रोजेक्ट ए वाला हुआ, भाई कहाँ है, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो आपको जब ऊपर से भी आता है प्रेशर और साइड में से भी आ सकता है, मतलब कि क्रॉस फंक्शनल जब होता है, तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। अब ये कहाँ पे होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाएंगे तो आपको मिलेगा। क्योंकि जब आपके जो हेड होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, तो वो बोलेंगे भाई मेरा टर्नओवर कहाँ है। जबकि आपके बगल वाला बोलेगा भाई एंजल ब्रोकर तूने इन्वेस्ट करा है कि नहीं करा, तो ये एंजल ब्रोकिंग में रखा हुआ, तूने कितने करा, तो उनका रिटर्न कितना है। मतलब कि आपका तो एक प्रोजेक्ट वाला देखे साथ में आपका वाइस प्रेसिडेंट देखेगा, ये होता है, ठीक है। अब यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जिसके पहले बताया था। तो इसके भी टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है कॉस्ट सेंटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट सेंटर के लिए। दूसरा होता है रिवेन्यू सेंटर्स, जो कि रिवेन्यू के लिए होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, गलती मत करना, एग्जाम में आता है प्रॉफिट सेंटर्स। प्रॉफिट सेंटर दोनों कंट्रोल करता है फॉर बोथ एंड रिवेन्यू, कॉस्ट एंड रिवेन्यू। याद रखिएगा कॉस्ट एंड रिवेन्यू, क्योंकि पहले रिवेन्यू आता है, देन उसमें से कॉस्ट माइनस करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट आता है। इसलिए प्रॉफिट सेंटर क्या करता है, कंट्रोल ऑन प्रॉफिट ऑन बोथ रिवेन्यू एंड कॉस्ट। और चौथा जो इन्वेस्टमेंट सेंटर, जो कि मैंने बताया था कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो होते हैं एसबीयू, उसके जो कितना हमें रिटर्न ऑफ इनकम, आरओआई, आरआई या ईवीए, इन तीनों के बारे में आगे बात करेंगे। और इन्वेस्टमेंट सेंटर इन तीनों के साथ डील करता है कि उसमें रिटर्न बेसिकली कितना आया है। इस पे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आगे आपको कराता हूँ, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंड उससे पहले परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमारे पास ना फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों हमारे पास आते हैं। अब समझिएगा, केस स्टडी कब निकालना ऐसा है। एक मिनट, थोड़ी खांसी हो गई थी, हाँ चलो स्टार्ट कर दोबारा। अब ना केस स्टडी क्या आता है कि ना आपसे कोई केस दे दिया जाएगा, फिर बोलेगा आपको इवैल्यूएट करना कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ग्राउंड पे। और ये पूछा ही जाता है, क्यों नॉन फाइनेंशियल को आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। लेबर, अपने 18 साल से नीचे के बच्चे से काम करा रहे हैं हम, क्यों करा रहे हो भाई, इलीगल है, आपकी कंपनी बंद हो सकती है, समझ रहे ना। तो इसके लिए आज की डेट में ना प्रॉफिटेबिलिटी ना देखे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स को भी देखा जाता है। तो इसलिए फाइनेंशियल मेजर में तो आप करेंगे नॉन आरओआई, आरआई, ईवीएम। ईवीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस पर आपके क्वेश्चन कराते गए तो आता ही है। नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट में भी आपका बैलेंस स्कोरकार्ड, द पिरामिड मॉडल, द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, द परफॉर्मेंस प्रिज्म एंड ट्रिपल बॉटम लाइन आती है। सबसे नंबर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है बैलेंस स्कोरकार्ड। उसके बाद बोला जाता है ट्रिपल बॉटम लाइन, जिसकी आपके आगे पढ़ेंगे। फिर बिल्डिंग मॉडल, परफॉर्मेंस प्रिज्म और परफॉर्मेंस पिरामिड।
अब ध्यान समझिएगा, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा नॉन फाइनेंशियल मेजर्स लगाना है। केस स्टडी में आप कंफ्यूज जाएंगे, वहाँ लिख के नहीं आता कि ये बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन है या परफॉर्मेंस प्रिज्म का। तो मैं एक ट्रिक का एक वर्ड बताऊंगा जो कि आपको याद रखना है पेपर के वक्त, ये एक मॉडल लगाते वक्त, अदरवाइज तहस ब्लड हाउंड हो जाएगा। आप सोचेंगे आप अटैम्प्ट करके आए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय अलविदा, मिलेंगे 6 महीने बाद। ठीक है, तो ये गलती मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ROI सिंपल से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाया था उस पर प्रॉफिट हुआ तो उसके रेशो निकाल दो, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये आगे कर लेंगे, ये बहुत आसान है। मतलब ये तो आपने देखा है, जैसे मैंने बताया 1 करोड़ 20 लाख है, 9,60,000, 9 करोड़ 60 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आ गया हमारा। ठीक है, रेजिडुअल इनकम हमारा जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारा 10% है, तो हमने इन्वेस्ट कितना किया। ठीक है, हमने इन्वेस्ट किया लेट्स सपोज 9 करोड़ 60 लाख, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन में उसका 10% निकाला, 1 करोड़ 20 लाख माइनस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो एक्सेस आया, वो हमारा प्रॉफिट है। अब हम ना रेजिडुअल इनकम और ROI तो परसेंटेज में बचाता है। आप अगर देखेंगे तो D2 में हमने 1 करोड़ 56 लाख रुपये लगाए, हमें रिटर्न कितना मिला 20%, लेकिन हम देखते हैं WT में एक्चुअली अमाउंट के बेसिस पे 15,60,000। जब आपके पास एक्सेस अमाउंट है तो आप इन्वेस्ट क्यों करें, आइडल क्यों रख रहे हैं। ROI इस सब चीज़ों को इग्नोर करता है, इसलिए रेजिडुअल इनकम का अप्रोच है। और आज की डेट में RI से ही लोग रियल लाइफ में RI ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि आपके पास है तो आप उसको लगाएं, इन्वेस्ट करें और ग्रो करें। ठीक है, इसमें एक गोल कॉन्ग्रेंस का भी क्वेश्चन आता है कि लोग डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए ना कंपनी का फ़ायदा छोड़ देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो LNG 3 है, हमने एक इन्वेस्टमेंट का हमारे पास आया अपॉर्चुनिटी कि L में मिलेगा 16 लगाएंगे तो 16% का, N में लगाएंगे तो 12, G में लगाएंगे तो 15। लेकिन एग्जिस्टिंग अगर हम देखें ना, एग्जिस्टिंग हमने निकाल के देखा तो L को मिल रहा है 18%, N को मिल रहा है 16%, G को मिल रहा है 13.6%। अब L को एग्जिस्टिंगली हमें कितना मिल रहा है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 18%। ठीक है, वो क्या बोलेगा कि भाई मैं 16% का क्यों रिटर्न लूँगा, मेरे को जब 18% मिल रहा है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, है ना, तो वो मना कर देगा। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं सबसे कम मिल रहा है G को 13.6, और अगर हमें इन्वेस्टमेंट के देखें तो G में 15, तो बोलेगा हाँ मैं तो मैं जरूर लगाऊंगा, मेरे को तो बाहर में जाए कंपनी की मेरे को कोई मतलब नहीं है। वो बोलेगा कि हाँ मैं तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, मेरे को चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, कंपनी का तो कम फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को कम रिटर्न मिल रहा है ना 1% से, और 1% बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। जब हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं 100 करोड़ की, उसका एक सीधा 1% आता है 1 करोड़ रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा बिगर अमाउंट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए गोल कॉन्ग्रेंस को भी ध्यान में रखना होता है कि हे डिपार्टमेंट, आपको ये नहीं देखना कि आपका फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, आपको पूरे ओवरऑल कंपनी का फ़ायदा देखना होता है। इसके लिए गोल कॉन्ग्रेंस इग्नोर ना हो, इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट आता है, और इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, इस पर कई सारे केस स्टडी है, तो एक बार पढ़ के रहिएगा कि वर्डिंग कैसे लिखते हैं, अदरवाइज़ आपको पता ही है आप तो अपनी मालिक है। ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मतलब लाजवाब है। पहले तो इसका फॉर्मूला अगर कहीं लिखा है तो ये रहा, नोपैट माइनस में WACC अपन में इंटू में कैपिटल एम्प्लॉयड, जो वेटेड एवरेज के कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, जो कि आपने SMM निकाला ही है, इंटू में कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपने ही SMM पढ़ के तंग आ चुके हैं। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप तो सी इंटर से करते आ रहे हैं, तो उसमें क्या ही बताऊं कि पैट जो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें ऐड करना होता है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स करके। ठीक है, और WACC तो आपको पता ही है, टोटल कैपिटल लगाया मतलब डेट प्लस में इक्विटी लगाया, उसका रेशो निकाल लिया 12.42 कर लिया, फिर यहाँ पे डेट का देख लिया, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इफेक्टिव हमारा WACC आ जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही है, इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस में डेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में देखा है, तीनों के तीनों फिगर अपने आप आ जाएगा, तो ये कर लीजिएगा। इसका ना पीछे क्वेश्चन में केस स्टडी में वो क्वेश्चन जो इसमें बैक होता है उसमें भी 2 क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है और वो आते हैं कभी कल, तो वो एक बार जरूर देखते हो जाइएगा। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड, अब ना ये क्या है कि आपको ये तो चलेगा कि बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन है कि नहीं है, क्योंकि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करता है, बेसिकली दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो क्या क्या मेजर करता है, पहले तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव तो आपको बताता है, साथ ही साथ कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव बताता है। मतलब कि ये फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों पे बताता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा ना कि आप इसको केस स्टडी को इवैल्यूएट करें ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, तो आप याद रखिएगा ये वर्डिंग लिख कर आ रहा है, वैसे ही आप समझिएगा बैलेंस स्कोर कार्ड का ही क्वेश्चन है। आपको कैसे बता सकते, क्योंकि केस स्टडी जो ICAI के जो है 25-30 जो है उसमें ना कई सारे बार बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन आ रखा है एंटी पे एंटी में, तो उसमें ये ज़्यादातर वर्ड आ जाता है कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पे वैल्यूएट करें, तो उसमें ये आता है। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, ये बस इतना छोटा सा वर्ड, क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। जब आगे 4 और आएंगे ना तो उसमें भी रिलेटेड वर्ड आएंगे और आप बोलोगे सर ये तो दोनों ऑलमोस्ट बस हल्का सा वर्डिंग का डिफरेंस है। इसलिए केस स्टडी को पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक ना एक बार एक केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ना ही है, ये नहीं कि आंसर देख ले फाइनेंशियल से नॉन पढ़ना, हाँ ये मेरे को याद है, नहीं, पर केस स्टडी में देख लो कि वर्डिंग क्या लिखी हुई, वरना अदरवाइज मॉडल भूल जाओगे, नहीं लिख पाओगे। ठीक है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में तो मतलब कि हाउ
और शेयर होल्डर हमें कैसे देखते हैं, हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, सिंपली वर्ड में, ठीक है। कस्टमर पर्सपेक्टिव कि आप कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, ऑन साइट सर्विस कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस, डिफेक्ट पर ऑर्डर जो है, फ्री शिपमेंट है कि नहीं, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, आप बहुत ज़्यादा ही गलत प्रोडक्ट बना रहे हैं, सारे डिफेक्ट हैं, आपको इंटरनली पता चल गया। इंटरनल डिपार्टमेंट के बारे में जब करें, एट वट मस्ट बी एक्सेल के, हमें अपने अंदर में ही कितना सुधार करना चाहिए। चैप्टर 3 में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी लीन कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट में, जहाँ पे अपने काइजन कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ के भी कुछ वर्डिंग्स यहाँ पे ला सकते हैं। ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट करना है, कंट्रोलिव फोकस करना है, सेल सर्विस अपने से इंक्रीज करना है, इन सब चीज़ को सेटिस्फैक्टरी प्रमोट करना है, वेस्ट को मिनिमाइज करना है। तो इंटरनल पर्सपेक्टिव का मैंने बात करता है। लर्निंग एंड ग्रोथ पर 5 और 6 चैप्टर में पढ़ा था, जो कि आप भूल जाते हो, गजनी के भाई, गजनी प्रोमैक्स। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ये समय के साथ साथ हमें ना पीपल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, पीपल का भी ध्यान देखना है, उनको लर्निंग होती है, नॉलेज दो, हम ट्रेनिंग दो, सिस्टम अपना सुधारो, ऑर्गेनाइजर प्रोसीजर मोटिवेट करो, एम्पावरमेंट करो, उनको बोनस दो, उन लोगों को रहेंगे जब तो रहेंगे, ठीक है। वाई बैलेंस कार्ड फेल्स टू प्रोवाइड फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट। बैलेंस कार्ड के कई सारे मतलब वो भी है कि जो मैनेजर मिस्टेकली थिंक दैट सिंस दे ऑलरेडी यूज नॉन फाइनेंशियल मेजर्स दे ऑलरेडी हैव अ बैलेंस स्कोर कार्ड। ऐसा नहीं है भाई, फाइनेंशियल को भी हमने देख रहे हैं, ठीक है। अब ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इस पर भी क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब आरटीपी एमटीपी में भी क्या होता है कि आपको बैलेंस स्कोर कार्ड बनाने का आया हुआ था, तो इस पर क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको समझिएगा। पहले तो आता है फाइनेंशियल्स, यहाँ लिख लीजिएगा बॉक्स में, फाइनेंशियल्स, देन कस्टमर, देन इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड देन लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद जो टेबल के ना 4 साइड में लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव, मेजरमेंट, टारगेट्स एंड इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव, मेजरमेंट, टारगेट एंड इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताना है। मेजरमेंट, मेजर कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव जैसे फाइनेंशियल की बात करें तो हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। मेजर्स क्या है, मेजर्स हम ROI, RI, रेजिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड देख लेंगे। टारगेट क्या है, टारगेट में हमें ये बताना होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है अगले साल 632 करोड़ का ये होना चाहिए। इनिशिएटिव क्या लिया है, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, आपने लोन लिया है, अपने शेयर होल्डिंग में फंड उठाया, इनिशिएटिव। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रखा था 8 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये लिख लीजिएगा। बैलेंस स्कोर कार्ड का 8 मार्क्स का अच्छा सा क्वेश्चन था वो, तो ये याद रखना कि पहले फाइनेंशियल कस्टमर, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ, फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑब्जेक्टिव, मेजरमेंट, टारगेट एंड इनिशिएटिव, और उसके बाद ये बैलेंस स्कोर कार्ड बना के आ जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा ये, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, इसको CSI भी लिख सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में बताओ कि आपको बताना होता है कि इन परसेंटेज, इन अमाउंट की आप कैसे अचीव करेंगे। एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में बताएंगे कि क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, जैसे ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम, ये बताना है, निकालने का, उससे निकलेगा क्या, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इंडिकेटर बेसिकली आपको इंडिकेटर है एक तरह का, जैसे परसेंटेज टर्म में है, जैसे परसेंटेज ऑफ ROI, परसेंटेज ऑफ रेजिडुअल इनकम, तो ये सब है। नंबर ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइड, नंबर है, यहाँ पे आ गया, मेजर्स में आ गया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आपको सेटिस्फाइड करना है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, सक्सेस के फैक्टर क्या है, हमें सेटिस्फैक्टिंग कस्टमर चाहिए, तो इसके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा, नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर। तो इस पर भी क्वेश्चन है, ये क्यों बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि यार क्या बकवास बता रहे हैं, इस पर क्वेश्चन है, छोड़ के आते हैं, और फिर केस स्टडी का ड्रामा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, ये आ गया जो मैंने बताया था, एनालाइज करो, इनमें से देख देख के बताओ, इनमें फाइनेंशियल कौन सा है, नॉन फाइनेंशियल कौन सा है, या कस्टमर पर्सपेक्टिव, इसमें लिखा क्या है, इसमें तो साफ लिख दिया, बैलेंस स्कोर कार्ड के मदद से बताओ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। अरे परफॉर्मेंस पिरामिड, ये तो ITSM में, EISM में भी पढ़ रहे हो आप, तो मतलब मैं क्या बोलूँ, इस पर तो क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल, बहुत कम क्वेश्चन है इस पर, फिर भी पढ़ते हैं हम। पहले आता है कॉर्पोरेट विज़न, हमारा विज़न क्या है, हमें बनना है वर्ल्ड का बहुत ही यूनिक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आपने ये विज़न डिफाइन कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल हमें दोनों चीज़ देखना होता है। मार्केट कितनी बड़ी है भाई, वो तो देख लो, इसमें सैमसंग है, ओप्पो है, एप्पल है, सब कुछ है, और आपके फाइनेंशियल्स कितने हैं, तो इसमें क्या होगा, ये लेवल 1 हो गया, फिर उसके बाद लेवल 2, फिर लेवल 3 है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आता है, पहले बिजनेस यूनिट, मार्केट एंड फाइनेंशियल आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा आ गया कस्टमर एंड प्रोडक्टिव, उनके बीच में आ रही है फ्लेक्सिबिलिटी इन दोनों के लेकर। फिर तीसरे नंबर पर आ गया क्वालिटी डिलीवरी, क्वालिटी आपकी अच्छी डिलीवरी टाइमली दे रहे हैं। उसके बाद साइकिल टाइम एंड वेस्ट कितना है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। लेवल 1 लॉन्ग टर्म ओरिजन, हमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा आगे बहुत दूर तक जाना है। लेवल 2 हम फोकस कर रहा है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट में जो आपको बताया था, मार्केट है, ये रहा ना, मार्केट एंड फाइनेंशियल्स, ठीक है। लेवल 3 सही याद करना पड़ेगा भाई, की स्टडी आ रही है। एंड लेवल 4, ठीक है, ये पूरा पिरामिड याद कर लेना, केस स्टडी होगी, उसमें लिखा रहेगा कि आपको देख के बताना है कि ये पिरामिड पे कहाँ का फिट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बैलेंस स्कोर कार्ड होता है भाई,
और इसके बाद भी अभी हैं, ये सब है, ठीक है। हाँ, ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। अब वो वाला तो कॉर्पोरेट विज़न के बारे में बताता है कि कॉर्पोरेट विज़न है, फिर इसके बाद आपको लिखना पड़ता था विजनरी। पहले वाला था बैलेंस स्कोरकार्ड जिसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। तो इसमें वर्डिंग क्या होगी सर? आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसने वर्डिंग खुद ने ही इटालियन में लिख रखा, सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्रीज। आपको इवैल्यूएशन करने जाएगा कि सर्विस इंडस्ट्रीज में ये चल रहा है, तो आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे? वर्ड बता दिया, सर्विस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब ना आपको स्टैंडर्ड, डायमेंशन एंड रिवार्ड 3 होते हैं बेसिकली। तो आपसे पूछा जाएगा इसके स्टैंडर्ड्स बताओ, सर्विस इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स या डायमेंशन एंड रिवार्ड। सो स्टैंडर्ड्स क्या है सर? आपने जो टारगेट दिया है वो इक्विटी सबको एक बराबर दिया। ये नहीं कि आपके जो रिसेप्शनिस्ट है, आप जिसके साथ ज़्यादा समय बताते हैं, आपने बोला आप ये एक पर्ची बना लो, मैं संतुष्ट हूँ, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। और एक गरीब आर्टिकल है जो 2000 रुपये में काम कर रहा है, आपने उसको क्या बोला, सुन इसका काम भी कर, वो भी काम कर, रात में 12 बजे तक बिना खाना खाए मेरे सामने तेरे को बैठना ही है, कहीं नहीं जाना। अभी क्या है, ये लेवल पे नहीं है, इक्विटी नहीं, सबको बराबर काम देना है, अचीवेबल होना चाहिए। आपने उसने प्यारी को तो दे दिया, लेकिन अपने प्यारे को भी अचीवेबल दो ना। ओनरशिप, उनका जो टारगेट है ना, उनको लगना चाहिए, नहीं कि वो आपको पीठ पीछे गाली बक रहे हैं। ये आपको एक टारगेट दो, जैसे कि आपने बोला कि सर 70 करोड़ का रिफंड आ रहा है, आपको दिए जाएंगे, आप इसकी ओनरशिप, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखिएगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। आपने एक पूरा का पूरा उसको एक ओनरशिप दिया उस काम पे, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। डायमेंशन सिंपल ही है, रिजल्ट, फाइनेंशियल एंड कंपेरेटिव होना चाहिए, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट्स, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, इनोवेशन है कि नहीं, इनोवेटिव है नहीं, रिसोर्स 100% यूटिलाइज होने चाहिए, रिवार्ड्स मोटिवेट, हाँ रिवार्ड्स भी क्वेश्चन है ना, रिवार्ड्स मोटिवेटिंग होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। पहले बता भाई सुन, हाँ रिवार्ड देंगे, बहुत सारा रिवार्ड देंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा, और आप लिया है 1-1 रुपये के सिक्के भरते हुए, बोरा भरते हुए, और वो गिनने बैठा तो उसको पता चला कि वो टोटल 2000-3000 भी नहीं थे। तो क्लियर होना चाहिए कि आपको ना, अगर हम पोस्ट कर देंगे, हम आपको सीनियर मैनेजर बना देंगे, कंट्रोलेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब दे रखा है, इसको पढ़ लेना। अब परफॉर्मेंस प्रिज्म, इस पर भी क्वेश्चन है, हर एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ना, आइदर एनटीपी ना इधर एमटीपी मिल जाएगा, या तो आपके जो केस स्टडी जो दे रखे ना ऐसे ना, उस पर ही मिल सकता है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस प्रिज्म का सर वर्ड क्या है? ऑल स्टेक होल्डर। वो पूरे 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 क्वेश्चन में पता क्या कर रहा था कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड दे देता, और नीचे बस एक बी पॉइंट में लिख दिया कि आपको परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करना है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। तो ऑल स्टेक होल्डर जैसे ही बढ़ा जाएगा ना, कुछ नहीं बस सोचना, परफॉर्मेंस प्रिज्म लगा के आना। मतलब पहले उसने पहले ए पॉइंट में पूछा फाइनेंशियल ग्राउंड पे आप बताओ, दूसरे पूछ लेना नॉन फाइनेंशियल पे बताओ, लोग तीसरे में बोला कि इवेल्यूएट करना है ऑन द फॉर ऑल द स्टेक होल्डर, ये लगाना है, बैलेंस स्कोरकार्ड नहीं लगाना है, ऑल स्टेक होल्डर बोला, ऑल स्टेक होल्डर ही लगा के आना है, भूल मत जाना। अब इसमें क्या होते हैं, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन। पहले तो समझो परफॉर्मेंस प्रिज्म क्या होता है, एक रोशनी जाती है फिर कई सारी बाहर आती है, तो वही है। पहले तो स्टेक होल्डर से कंट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टेक होल्डर का मतलब ये नहीं है कि जो आपको पैसा मिला है, मैनेजमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है भाई साहब, ये लिखना मत भूल जाना, मैनेजमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन में मैनेजमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ये वर्डिंग का लिखा है। ये इट फर्दर टेक्स इनटू द अकाउंट वेयर द कंट्रीब्यूट डज द मैनेजमेंट नीड फॉर इट्स स्टेक होल्डर, ठीक है। अब उसके बाद स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन में द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फोकस हु आर द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में सब आते हैं, गवर्नमेंट भी आता है, इंटरनल एम्प्लॉय, एक्सटर्नल भी आते हैं, एक्सटर्नल सप्लायर, उनको भी सेटिस्फाइड रखना है, ठीक है। सब आ रहे हैं 100%, आपको बोलेंगे डाटा क्राइटेरिया तो भी आएंगे, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन में सब आते हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट भी आता है, CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, स्ट्रेटजीज़ क्या है कंपनी की, प्रोसेस क्या है हमारा जो अभी चल रहा है, और कैपेबिलिटीज़ क्या है कंपनी की, ठीक है। व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू ऑपरेटिंग एनहांसिंग द प्रोसेस। तो ये सब क्वेश्चन है, ये सब हो जाएगा। ट्रिपल बॉटम लाइन, इसके ऊपर एक पीछे एक बैक में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो वो एक बार पढ़ लेना, मैं फिर भी ये बता देता हूँ। ट्रिपल बॉटम लाइन में बेसिकली पीपल, प्लांट एंड प्रॉफिट, जो कि मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनेंशियल दोनों ग्राउंड पे देखना, तो प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन में सर क्वेश्चन क्या होगा, वो डायरेक्टली आपको बोल दे जाएगा ट्रिपल बॉटम लाइन लगानी है, ठीक है। या वो जो है ना स्टार्टिंग में केस स्टडी बोल जाएगा कि ना पीपल और प्रॉफिट को ना इग्नोर कर रहे हैं, पीपल एंड प्लांट को ना इग्नोर कर रहे हैं, और सारा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। इस पर केस स्टडी था तो बोल रहे थे, तो इसके बेसिस पे आप इवेल्यूएट करें, ठीक है। तो आपको ट्रिपल बॉटम लाइन लगा के आनी है। पीपल क्या है, पीपल है, इन्वायरमेंटल बॉटम लाइन लाइक मेजर द इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्सेज, पीपल है। द सोशल इक्विटी बॉटम लाइन, ठीक है, रिलेट्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, मोटिवेट इंसेंटिव, जो आपके एम्प्लॉई उनको इंसेंटिव देखना है, हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना। प्लैनेट इन्वायरमेंटल बॉटम लाइन हो गया कि आप हार्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, आप सीधा पेड़ काटते तो नहीं जा रहे हैं, तो वो सब है। इम्पैक्ट द रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, ग्राउंड एंड इमिशन एंड प्रॉफिट। अब मैं पेड़ काटने की बात क्यों कर रहा था, पीछे क्वेश्चन ये था कि ध्यान सुनना,
आपने पढ़ लिया, डेफिनेशन अच्छे से आती है। उसमें पता क्या लिखा था कि ये ना मैंने 10 पॉइंट दे दिए, 10 पॉइंट दे दिए, अपना ट्रिपल बॉटम लाइन में आप इसको क्लासीफाई करो। मैं पेड़ काट रहा हूँ, प्लैनेट, ये था एक सेंटेंस में आपको लिख कर आना है प्लैनेट क्यों था, क्योंकि इन्वायरमेंट को वेस्ट कर रहा था। ठीक है, आपने केमिकल इंडस्ट्री में था, आपने ना एयर पॉल्यूट कर रहे हैं, एयर पॉल्यूट कर रहे हैं, प्लैनेट एयर वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब उस एयर वेस्ट के कारण अगर आपके ना पीपल, सोसाइटी के लोग बीमार पड़ रहे हैं तो पीपल, हॉस्पिटल, पीपल, प्रॉफिट, प्रॉफिट है। अब मैं बोलता हूँ कि आप किसी एक प्रोजेक्ट पे प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ आएगा? कहीं नहीं आएगा। ले लो मुझे भाई, इन्वेस्ट करने जा रहे हो, प्रॉफिट कहाँ है? समझे? क्वेश्चन देख के जाना, इसी में ही पीछे की साइड में क्वेश्चन लिख रखा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। CSF एंड KPI मैंने उस समय बता देता, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इस पर भी क्वेश्चन है। ठीक है, स्मार्ट गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइमली। ये तो आप इंटर में पढ़ के आ चुके हो, SMS अचीवमेंट में। अरे वाह, बेंच मार्किंग, वाह वाह वाह, यही पढ़ा था लेकिन दोबारा पढ़ेंगे। अब आपको ना कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है, जो कि आपके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे ना, जो आपके सिमिलर इंडस्ट्री में, आप उनको एक बेंचमार्क बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बेंचमार्क इज सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, टेक्निक वेयर इन इट इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई करना है एंड अडॉप्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द एप्लीकेशंस। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो चल रही है ना, प्रैक्टिसेस जो कि जनरली नहीं चल रही है, तो हमें उसको अडॉप्ट करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई वर्ड है, उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक है, उसको आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑन कांस्टेंट बेसिस पे। इनसाइड भी हो सकता है सर, हाँ सर डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट बी का पता चला, ओ भाई क्या मस्त लगा, इसने तो काइसन पोस्टिंग लगा रखी है, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करता गया, छोटी छोटी चीज़ों को इंप्रूवमेंट करता गया और बहुत बड़ा हो गया, तो उसने इनसाइडर देखा भाई लगा लो। लेकिन फिर एक होटल इंडस्ट्री का एग्जांपल देखते हैं, एक्सटर्नल था, नीचे उसने एक इलेक्ट्रॉनिक लगा रखा था मशीन, ठीक है, 1000 रुपये का, और वो जैसे ही यहाँ से ऑर्डर लिया, एक तो स्लिप गया कस्टमर के पास और एक स्लिप चलाता था ऊपर, तो एक ऑर्डर दो बार नहीं बनता, टाइमली बन जाता है, डिले नहीं होता। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, आइडेंटिफाई करना है, अडॉप्ट करना है बेस्ट प्रैक्टिसेस को। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये तो कर लेना, की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी ईजी हो जाएगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट अभी हम पढ़ ही चुके हैं। चैलेंजेस मेजरिंग, हाँ ये बढ़िया है ना। वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, ये भी अच्छा है। तो वैल्यू फ्रेम फॉर, ये कहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, इसके लिए क्या वर्ड है, तो ये आता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, NPO के लिए। वो बोलेगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके देखो, NPO के लिए बोलेगा नहीं वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क लगाना है। केस स्टडी पढ़ के थक गया, बैलेंस स्कोर कार्ड तो फिर भी हिंट दिया था। NPO का क्वेश्चन आ रखा था नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए फ्रेमवर्क, कोई हिंट नहीं, पेपर में आया कुछ पता ही नहीं लिखना क्या है। MTP RTP है, उस पर क्वेश्चन आ रखा है, नहीं लिख रखा है वैल्यू फॉर फ्रेमवर्क मनी लगाना है, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, बस ये बोल दिया NPO है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए हम इसका लगाते हैं। अभी क्या, अब इसमें देखोगे तो हम फाइनेंशियल्स में तो हम इवैल्यूएट करते हैं, तो इसलिए इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। इफेक्टिवली जो आपका काम है वो टाइमली खत्म हुआ ही नहीं हुआ, सही से खत्म हुआ ही नहीं हुआ, मतलब जो टास्क दे रखा था वो गोल अप्रोच है, स्पेंड वाइजली हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ईमानदारी से वो काम ख़त्म होना चाहिए ना, मतलब अब ईमानदारी से काम तो हम वहाँ पे बोलते हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी क्या है, NPO के लिए। तो जब आपको डोनेशन मिलता है 100 रुपये का, 1000 का, तो आपने 1000 रुपये बच्चों के लिए भी ही ख़त्म करा, नहीं करा, ईमानदारी से ख़त्म करें करा। ज़्यादा ख़त्म करने की बात तो इफिशियंसी में बोल रहा है कि आपने 100 रुपये का माल 200 रुपये में खरीद के आ रहा हूँ, वो इफिशियंसी है। स्पेंड वाइजली का मतलब है ईमानदारी से वहाँ पर खर्च करना है। ठीक है, स्पेंड वाइजली। ठीक है, अब तीसरा आता है स्पेंड लेस, मतलब स्पेंड वेल, मतलब कि आपने अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च नहीं करा। जैसे कि आपने चैरिटी में डोनेशन मिला था 1 करोड़ रुपए का, तो आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, तो 50 लाख का सामान 1 करोड़ में तो नहीं खरीद के लिया, सारा का सारा खत्म करने के चक्कर में नहीं, हम 50 लाख में ही लाए। इफिशियंसी वेल, मतलब आपने जो 50 लाख का सामान लाए थे, आपको हमें बोला था कि भिखारियों को खाना खिलाना है, आपने क्या बोला, नहीं यार दरी पर बैठा के खिलाएंगे। भाई वो 3 दिन से भूखे हैं, मरने वाले हैं, 5 दिन से भूकंप आ रखा था, उनको खाना नहीं मिला है। स्पेंड वेल करो, उनको दरी से मतलब नहीं था, उनको खाना मिलना चाहिए। अभी उनके टिफ़न बॉक्स में आप भेज के सकते हो, वैसे भेज सकते हो जैसे हम देखते हैं जो चलता है। स्पेंड वेल, सोच समझ के स्पेंड वेल करो, और स्पेंड लेस करो। ये नहीं कि आपने ना दलीला होटल 5 स्टार होटल को बोला नहीं हम बहुत बढ़िया खाना देंगे, दलीला को हमने ऑर्डर दे दिया, नहीं, स्पेंड लेस स्पेंड करो।
आपको इस सेंस में लिखकर आना है, ना कि प्रोसेस के सेंस में। जो मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ एनपीओ की बात हो रही है, नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, इफेक्टिवनेस में लिख कर आ देंगे कि हमें टाइमली काम खत्म हो। एनपीओ है स्पेंड वाइजली एंड आउटपुट मेजर्स द गोल, ठीक है, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अचीव इट डिजायर्ड मिशन और ऑब्जेक्टिव। उसके जो मिशन है ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए। इफिशियंसी टू द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन यूटिलाइज द एफिशिएंटली, जो उसके फंड थे वो अवेलेबल जो अच्छे से यूटिलाइज हुए नहीं। वेदर द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इनपुट अवेलेबल एट द लोवेस्ट कॉस्ट और नॉट, ठीक है। याद रखना एनपीओ की बात आएगी तो ये लगाना है, डायरेक्टली नहीं बोल रखा था, ठीक है। इफेक्टिवनेस स्पेंड वाइजली, ठीक है, वो हो जाएगा, हो गया, तुमने कर लिया, दोबारा रिवाइज कर लेना। एडॉप्टेड और बैलेंस स्कोर कार्ड ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका था परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में। ख़त्म, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसी टाइप की और वीडियो चाहिए जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, और अगला रिवीजन वीडियो किस पे चाहिए वो भी आप प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ केस स्टडी कर लीजिएगा और याद से ICAI ने जो भी दिए हैं, और MTP RTP इस बार मई की भी और लास्ट ईयर की जो नवंबर 2022 की थी वो भी कर लीजिए ना, क्योंकि लास्ट ईयर के ही MTP RTP में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो करके जाना है, ठीक है। और ये समरी है, एक बार ये भी पढ़ लीजिएगा। हमने ऑलमोस्ट सारे थ्योरी कर लिए। और हाँ, EVA का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, वो एक बार कर लीजिएगा। इसमें पीछे एक दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको करना ही करना है। ये तीसरा है, चौथा है, हाँ ये रहा ना, तीसरा एंड चौथा, तो ये भी कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक।